कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने फिर से आंदोलन का नया रास्ता चुन लिया है। 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। पुलिस की कोशिश है कि 26 जनवरी जैसा उपद्रव इस दफा दोहराया ना जाए। दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर कीलों से लेकर कटीले तारों तक के सुरक्षा के दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। उधर राज्यसभा में हंगामे के बाद 10:30 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने यहां वॉकआउट किया था। तो आपको बता दें कि कृषि कानून पर सड़क पर जारी बवाल के बीच हंगामा संसद तक पहुंच चुका है। विपक्ष ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और आरजेडी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर तीनों कृषि कानून पर चर्चा की मांग की थी। इस पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तब विपक्ष इस पर अपनी बात रख सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि कानून का जिक्र किया गया। लेकिन विपक्ष के नेता आज ही चर्चा कराने की मांग पर अड़ गए हैं। नायडू ने कहा कि कृषि कानून पर विस्तार से पहले ही चर्चा हो चुकी है। ये गलत छवि पेश की जा रही है कि इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। नायडू ने कहा कि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हर दल अपनी राय और सुझाव दे चुका है। Coming out and disturbing, they themselves they were demanding that there should be question over, and government has agreed, and government question over is going on. Members are interested in question overs and disturbing like this. Whether they want question over or not, let them place it on record. And from tomorrow, there will be discussion on Rashtrapati's Thanksgiving motion. Even Rashtrapati ji has mentioned about the farmers. I understand your concern. Then our discussion is there. They don't want to run the house. They don't want. They want to disturb. This is not fair. And zero hour also they are not participating. Question hour also they are not participating. Okay, it is highly unfair. It is injustice. मौसमी सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, कम ही आसार लग रहे हैं कि संसद में कृषि बिल पर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि हंगामे के बीच राज्यसभा तो स्थगित ही हो गई है। एकदम देखिए, घमासान मचा हुआ है राज्यसभा में। अपर हाउस कहलाया जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, पर जिस तरह की तस्वीर राज्यसभा से आ रही है, इससे ये साफ है कि आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। सरकार दो टूक कह रही है कि एक तो जो नियम के विरुद्ध है इस तरह की मांग करना, क्योंकि दोपहर में लोकसभा में चर्चा शुरू होगी, उसके बाद ही राज्यसभा में हो सकती है। और दूसरी तरफ विपक्ष की लामबंदी है। डीएमके, टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी, 4 लोग ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और उनकी लामबंदी है कि जब किसान सड़क पर बैठे हैं उनकी बिजली पानी काट दी गई है और इस तरह से वो कष्ट में है देश के अन्नदाता, तो कोई और चर्चा तो हो ही नहीं सकती। और इसको लेके जबरदस्त नारेबाजी हुई। लगातार विपक्षी नेता जो है वो अपनी जगहों पे खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। 10:30 बजे देखना होगा आगे क्या किस तरह से कार्रवाई चलती है, पर लगता नहीं कि कुछ कामकाज हो पाएगा। कल संसद में आए आम बजट में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के लिए बजट में क्या होगा, ये सवाल पूरे देश के सामने था। बजट का पिटारा खुला तो किसानों के लिए सौगातें भी निकली। किसानों को ज्यादा कर्ज मुहैया कराने के लिए इंतजाम तो किया गया और उनकी आय दोगुनी करने का दम भी भरा गया। I present the budget for the year 2021-2022. इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। करीब 2.25 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान अपनी हक की मांग को लेकर डटा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई तो उनकी निगाहों से किसान जरा भी ओझल नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है,
हमारे किसान हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताया। ये बात सुनते ही संसद में शोरगुल बढ़ गया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least. इस शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने कृषि कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। इस बार सरकार ने किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक के कर्ज का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा। इस बार सरकार ने कृषि कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय किया है। सभी फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुनी तय की गई है। Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. वित्त मंत्री ने पिछले साल किसानों की फसल खरीद का आंकड़ा दिया, तो इस बजट में किसानों की फसलें खरीदने के लिए कितनी रकम सरकार ने तय की है, उसका भी लेखा जोखा दिया। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेहूं और धान के अलावा दलहन, तिलहन और कपास की फसलों की खरीद का आंकड़ा देते हुए साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पैसे किसानों के खाते में पहुंचाया है। जबकि धान की खरीद के लिए 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए की राशि से धान खरीद का अनुमान है। यही नहीं, 2019-20 में इसका लाभ उठाने वाले किसानों की तादाद 1,24 लाख थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1,54 लाख हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दाल की खरीद के लिए 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सरकार ने कपास की खरीद पर 25,974 करोड़ रुपए खर्च किए। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री का ये पूरा लेखा जोखा उन किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था जो इन दिनों आंदोलन पर हैं। उन्हें बजट के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और एमएसपी पर अडिग है। इसके अलावा भी बजट में किसानों के लिए कुछ खास सौगातें दी गई हैं। 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए एक स्वामित्व स्कीम तेजी से लागू की जा रही है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में किसानों को कई सौगातें दी हैं। सवाल ये है कि क्या किसान इन सौगातों से खुश हैं?
क्या इस बजट से आंदोलन पर बैठे किसानों का भरोसा सरकार में बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम वो करेंगे। ये चक्का जाम किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भी है। किसान संगठनों ने पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ये दिल्ली का वही सिंघू बॉर्डर है जहां किसान प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा ऐसी कड़ी कर दी गई कि जैसे ये कोई छावनी हो। यहां दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त ऐसा है कि हरियाणा की ओर से प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर न आ सके। सिंघू बॉर्डर को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो प्रोटेस्ट साइट है वो कुछ 600-700 मीटर अंदर की तरफ है और यहाँ जो सड़क है पूरा हाईवे अच्छे से ब्लॉक कर दिया गया है। सिविलियन वाहन जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिए गए हैं। किसी को यहाँ तक गाड़ी लेकर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ तक आ सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस पैरामिलिट्री की प्रेजेंस कई गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन के मेटल बैरिकेडिंग हुआ करती थी, उसके आगे कंक्रीट के बैरिकेड लगा के मेटल के गर्डर लगाकर रेजर वायर भी बांध दिया गया है ताकि कोई आगे पीछे ना जा सके। सिंघू बॉर्डर पर यह इंतजाम तब हुआ है जब किसान संगठनों ने सरकार से 2-2 हाथ के एक और एपिसोड की तारीख तय की है। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम करने का फैसला किया है। ये चक्का जाम गिरफ्तारियों, इंटरनेट पर रोक, सड़क पर सीलिंग और पानी की सप्लाई रोकने के विरोध के नाम पर बुलाया गया। इस बीच किसान नेताओं की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और अपील की गई है कि जो लोग 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद से गायब हैं या उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई है वो संपर्क करें ताकि किसान यूनियन उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। जहां भी वकील करना हो, जिस कोर्ट में करना हो, कृपया वो हमें बताएं, उनके मुकदमे सब हम लड़ेंगे। और जो नंबर है वो सभी भाई नोट करें और आगे सभी के पास वायरल करें। 93 15 84 85 86। यहाँ पर पानी बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, लोगों को आने जाने की समस्या है। मुझे नहीं लगता गैर मानवीय तरीका है। पुरअमन तरीके से हम बैठे, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। किसान नेता सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तलवारों के हमले से बचाने वाली शील्ड पुलिस के जवानों को दी जा रही है। बीते शुक्रवार को अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ था। उधर राजस्थान के ओम प्रकाश धेतरवाल नाम के व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक पुराने वीडियो के आधार पर उसने दावा किया कि किसान आंदोलन के असर से पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर त्यागपत्र दिए हैं। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एक साथ सैकड़ों की तादाद में भेजे जाने वाले एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की मियाद 2 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। जाहिर तौर पर किसानों के संगठन और सरकार के बीच आम लोग भी पिस रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदियों की परेशानियां अपनी जगह हैं। सोचिए, सिंघू बॉर्डर पर सील होने की नौबत रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रही होगी। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ पर दिल्ली से आई हूँ। तो अभी क्या रास्ता लेके आए हो? कहाँ तक जाना चाहते हो? हमारे को जाना विश्वमिल। हाँ जी, विश्वमिल। तो कैसे जाओगे अभी यहाँ से? क्या बोल रहे हो? अब यहाँ से तो पैदल ही जा, उधर से उधर निकलते हैं, है ही नहीं रास्ता। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी। स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका आज तक पर। बजट कैसा लगा? नमस्कार। कोरोना के शॉक से उबार पाएगा ये बजट देश को?
देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि कोरोना का संकट पूरे विश्व पर था, हमारे ऊपर भी आया था और उसके कारण निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई पर सभी बातों पर परिणाम हुआ है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि कोविड होने के बाद में भी हमने रोड कंस्ट्रक्शन में आज तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक समय जो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड आए थे, हमने इस समय जनवरी एंड तक 28 किलोमीटर पर डे बनाए और अभी मार्च एंड तक इस साल का 40 किलोमीटर पर डे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोविड में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समस्याओं पर मात करके हर जगह पर हम आगे जा रहे हैं। समस्याएं थी पर इसमें ये बजट बहुत बड़ी शक्ति देगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश आगे जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है और बजट ने वो दिशा भी दी है। गडकरी जी, रिकॉर्ड तो आपका शानदार है ही, इसीलिए सरकार को शायद लगता है कि बंगाल में सत्ता की कुर्सी तक की सड़क भी आप बना पाएंगे, उसको भी इस बार के बजट में डाल दिया गया। देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसी है कि निर्मला जी ने केवल 3-4 राज्यों का उल्लेख किया था। मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, बिहार में 2 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर किए, कुछ कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में 2.5 से 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। हम कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, आंध्र में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं। आपको मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा, अभी दिल्ली में केवल 60,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में हम रोड के कर रहे हैं। कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, केवल बंगाल का, आसाम का या केरल का नहीं है। केरल में 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने केवल उल्लेख 2-3 राज्यों का किया है, पर सब जगह काम कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी की सरकार हो, आप उनको पूछिए कि ऐसा कोई राज्य नहीं होगा कि काम के साथ किसी के साथ भेदभाव किया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन यही है कि सबका साथ सबका विकास, इसी के आधार पर हम सब राज्यों में रोड के काम कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, केवल वित्त मंत्री जी केवल 3-4 राज्यों की बात बता चुके, क्योंकि उतना बजट में जगह नहीं होती, पर बाकी जगह भी हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, वहां भी काम कर रहे हैं। तो जगह केवल उनको दी जाती है जहां चुनाव हो, ये तो सोच समझ के तय किया जाता होगा या ये अनजाने हो जाता है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं, राजनीतिक पार्टी है, हम कोई साधु संत थोड़ी है। एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव के बारे में और काम के बारे में भविष्य की तरफ देखकर कुछ किया है तो गलत क्या है? लोकतंत्र में ये सभी करते हैं। सर, सरकार तो बम बम है बजट देखकर, सब मंत्री तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो सब कुछ बेच देना चाहते हैं। लोग किसको ठीक माने? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि विपक्ष में जो लोग हैं वो हमारी सरकार में 5 साल में हुआ काम और जो जो काम हम कर रहे हैं और उनके एक समय क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति थी, इसकी तुलना करें। देखिए, वो पहली बात तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा के कारण जब लोगों को कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसानों के लिए एमएसपी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से और मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो गई। तो हम लोग स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमने स्वीकार किया और हर साल एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अब 3.5 लाख करोड़ अंदाज से हमने केवल किसानों के जेब में एमएसपी के डिफरेंस के रूप में डाले हैं। क्या इसके पहले कोई पार्टी की इतनी सरकार थी इन्होंने ये किया है? 16 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों को लेंडिंग के लिए बैंक के लिए टारगेट दिया गया है और जिसमें हमारे डेयरी और फिशिंग दोनों को जोड़कर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए 16 लाख करोड़ का लोन मंजूर हुआ है। मुझे बताइए, आज तक कभी हुआ है? 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए खड़ा करने के लिए हमने दिया है, ये कम हुआ है? मुझे बताइए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें हमने किसानों के साथ अन्याय किया? अब इसके बाद भी हम लोग बार बार ये किसानों को पैसे दिए, ये क्या कोई बड़े उद्योगपतियों को दिए क्या? बार बार ये बड़े उद्योगपतियों का बजट कहते हैं, ये बजट गांव गरीब मजदूर किसानों का बजट है। और जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका बेस एक पिलर वो है कि हम वहाँ हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन की सर्विसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और वस्तु स्थिति का विपर्यास करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, वो गलत है। आपको लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए सही, जैसा आप कह रहे हैं, वो कामयाब हो गए हैं आपकी सरकार के ऊपर अंबानी अडानी की सरकार का लेबल चिपकाने में? नहीं, देखो, ये तो ना अंबानी का कोई संबंध है ना अडानी का कोई संबंध है।
पहली बात तो ऐसी है कि ये कारण न होते हुए इस प्रकार के नाम उछाल कर किसी को बोलना ये सरासर गलत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो 3.5 लाख करोड़ एमएसपी में हमने दिया है, वो बताइए वो कौन से किसान में अडानी और अंबानी है? हमने जो 16 लाख करोड़ का प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक के लिए कर्जा दिया दे रहे हैं, इसमें कौन अंबानी और अडानी है? मैं आपको एक बात बताता हूं, हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, एकलव्य की स्कूलें बना रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हमने इतना बड़ा पैसा दिया है, मुझे बताइए इसका क्या संबंध है किसी से? और एक बात बताइए कि मैं आज इस समय आपके माध्यम से कांग्रेस को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी की है, क्यों नहीं आपने किसान आत्महत्या कर रहे थे सिंचाई के लिए, पानी के लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा किया? अनेक गांवों को पीने को पानी नहीं मिल रहा था, वो योजना आपने क्यों नहीं की? प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस समय बनाने थे, वो क्यों नहीं आपने बनाए? आपने आदिवासियों के लिए अच्छी स्कूल खोली थी, उसके लिए पैसा नहीं किया, तो आपने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए। आज एयर इंडिया का पूरी तरह लॉस मेकिंग हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं ये पैसे की प्रायोरिटी कौन सी विचारधारा के आधार पर है? और आज मुझे बताइए, जब प्राइवेट लोग इंडिगो होगा, जेट एयरवेज होगा, या कोई किंगफिशर होगा, या स्पाइस जेट होगा, ये जब हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार है और सरकारी दर से कम पैसे में करने के लिए तैयार है, तो इसमें आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, नागपुर से मुंबई हम जाते थे तो 8,000 का टिकट था, अब 2,500 हो गया। हम जब ट्रंक कॉल पर बात करते थे, नागपुर से मुंबई 66 रुपए लगते थे, अब 40 पैसे में काम हुआ। तो मुझे बताइए, जब सरकार का काम ही नहीं है, कंपटीशन हुई, जनता का, ग्राहकों का फायदा हुआ, तो ये मुझे बताइए कि ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की, उनको ये पूछने का अधिकार क्या है? क्या ये जो हमारी इस प्रकार की नॉन वायबल इंडस्ट्रीज है, क्या हम लोग उनका पगार बजट से देता रहे, लॉस सहन करते रहे? क्या ये पैसा गरीबों के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए यूज नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमारी आर्थिक सोच बहुत सही है। अंत्योदय का जो विचार है महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का, जिसमें समाज का आखिरी व्यक्ति जिस पायदान पर खड़ा है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको केंद्र बिंदु मानकर ये जो पिलर है बजट का एक, वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो 115 है, जो ट्राइबल, एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया है, उसके भलाई की बात हमने की है। ये यहाँ कहाँ अडानी आते और कहाँ अंबानी आते मेरे समझ में नहीं आता। ये केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सर, पिछले 1 साल में जो नौकरियां गई हैं, 12 करोड़ के आसपास का एक डेटा वो सर्कुलेट हो रहा है। बड़ा तबका एक ऐसा है जिसकी तनख्वाहों में 25 से 30% की कटौती हुई है। अगर सरकार ये चाहती है इकोनॉमिक रिवाइवल हो, लोगों की उसमें भागीदारी हो, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनके हाथ में पैसे देगी। सरकार ने आके बता दिया कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, बल्कि हमको पैसे जुटाने हैं, इसलिए हमको कुछ बेचना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मैं भी इकोनॉमिक्स का बहुत एक्सपर्ट विद्यार्थी नहीं, ऊपर थोड़ा बहुत समझता हूं। कभी ये जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स के नाम पर जो पैसे बांटने का काम होता है, इससे देश का विकास नहीं होता। हमको ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी, एमएसएमई में और इंडस्ट्री 6.5 करोड़ इंडस्ट्री और खड़ी करनी होगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तब देश में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। और मुझे बताइए, ये काम इस बजट से होगा। और मैं आपको बताता हूं, आपकी पहली बात से मैं थोड़ा सहमत हूं कि कोविड के शुरुआत के समय में ये परिस्थितियां थी, पर अब धीरे धीरे मार्केट लाइन पर आए हैं, प्रगति और विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा कि आज तक के रिकॉर्ड हमने रोड कंस्ट्रक्शन में तोड़ दिए, वैसे सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब आपको मैं बताता हूँ, आज हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई, तो 4.5 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि इससे 1 करोड़ व्हीकल ऐसे थे जो छोटे मोटे हैं, जो 15 और 20 साल पुराने हैं, वो स्क्रैप होंगे, तो 30% इसका टर्नओवर बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टील है, रबर है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जो वेस्ट में मिलेगा, उसके कारण हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे। और 5 साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा। वर्ल्ड के सब ब्रांड हिंदुस्तान में ऑलरेडी है और यहां गाड़ियां बनेगी, ट्रक बनेगी, बसेस बनेगी, स्कूटर बनेगी। और आज बजाज, टीवीएस और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रोजगार खड़े होंगे। हमारे अभी चाइना और बाकी देशों से जो कुछ ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स आते थे, हमने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अभी वित्त मंत्री ने बढ़ाई, तो देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया होगा।
और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, चाहे कार हो, स्कूटर हो, बस हो, ट्रक हो, हिंदुस्तान में बनेगी। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री का टर्नओवर इस साल दुगना हुआ है। इतने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, तो इसमें निश्चित रूप से सबके तनख्वाह भी फिर से मिलेंगे, तनखे बढ़ेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आत्मनिर्भर भारत जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होगा। सर 9.5% का घाटा छोटा मोटा नहीं होता। क्या ग्रोथ स्टोरी जो आपने प्लान की है उससे इतने बड़े घाटे को सरकार रिकवर कर पाएगी? देखिए, एक तो बात सच्चाई है कि एक तरफ निश्चित रूप से कोविड के संकट जो पूरे विश्व पर आया वो हमारे ऊपर भी आया है और ये बिल्कुल नेकेड ट्रूथ है कि कोविड के कारण इसका परिणाम एमएसएमई के ऊपर, बाकी सब बातों के ऊपर हुआ भी है। पर प्रश्न ऐसा है कि इस नेगेटिव स्थिति में रोने से काम नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19 और हम कोविड की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। यही स्पिरिट निर्माण करने की आवश्यकता है और यही स्पिरिट निर्माण करके हम लोग इकोनॉमी को फिर से एक बार ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे अच्छे साइन दिख रहे हैं और मैं मार्च एंड में जब हमारे जीडीपी ग्रोथ का आएगा तो मैं निश्चित रूप से एक रिमार्केबल चेंज होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये जो संकट बीच के समय में पिछले साल में आया था उससे हम निकल जाएंगे। इतना मैं पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र किया, उसको लेकर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि दुनिया के बड़े मुल्क अपने व्हीकल्स की फिटनेस के आधार पर तय करते हैं, आप उम्र के आधार पर तय करना चाह रहे हैं। विदेशों में 25 साल पुरानी गाड़ी भी चलती है बशर्ते उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो, लेकिन हमारे यहां हम 15 और 20 साल की सीमा तय कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल बनती है, अभी आपको मैं नाम नहीं लेता, एक कंपनी ने अपने ट्रक बनाए हैं, उसको 7 साल के लिए मेंटेनेंस नहीं लगा। और मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने स्कूटर ली थी तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था। आज स्कूटर और बाइक में 75 से 80 किलोमीटर पर लीटर एवरेज है। पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में कितनी गंभीर है ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 50% हम लोग मेडिकल के जो बिल और दवाई के बिल देते हैं, इसका कारण पोल्यूशन है और इसलिए डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी खपत कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। और जो रोड सेफ्टी के लिए एयर बैग्स है, अभी नए इसमें हमने कंपलसरी की है और आपको तो एवरेज बढ़ने के कारण, मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने के कारण नई गाड़ी में फायदा होगा। जो गाड़ी की कीमत है वो और नई गाड़ी लेने का सर्टिफिकेट के बाद डिस्काउंट, वो मिलकर, अभी पॉलिसी हमने डिक्लेयर नहीं की है पर वो मैं 15 दिन के अंदर डिक्लेयर करने वाला हूं। इसका फायदा ही होगा, इसमें देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी, पोल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ाकर हमारी जो एंसिलरी है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की इंडस्ट्री, वो भी जोरों से चलेगी, रोजगार निर्माण होगा और ये आने वाले समय में वर्ल्ड की नंबर 1 की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगी। ये मैं आपको, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत बनेगा, ये आपको मैं 2 साल के अंदर इसकी प्रगति देखो कैसी होगी और 5 साल के अंदर कितना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप बिल्कुल, आज तक मैं जो बात कहता हूं हर बात सिद्ध हुई है। आज ये बात कह रहे हो, नहीं हुई तो आप मुझे बुलाइए और जरूर सुनाइए कि आपने कहा ये नहीं होगा। मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, ये पूरा परिस्थिति बदलेगी। नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार के आप गिने चुने उन मंत्रियों में से हैं जिनको टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और वो समय से पहले पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन आपकी बात से घूम के सवाल फिर वहीं आ जाता है, सर आदमी गाड़ी तब खरीदेगा जब उसके पास पैसे होंगे। सरकार टैक्स में राहत तक तो देने की सोचती नहीं मिडिल क्लास को, लेकिन उससे उम्मीद करती है कि सारी देशभक्ति वो अपनी साबित करता रहे। आपको ये पता है क्या कि इसमें अभी कोविड के कार्यकाल के बाद हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का सेल बढ़ा है? बिल्कुल। आपको ये पता है क्या कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वाले मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का इस साल का टर्नओवर दुगना हुआ है? और अभी जो कमर्शियल ट्रक्स बसेस है, 25,000 बसेस नहीं हम ले रहे, जो संभवतः नई टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी और जो इलेक्ट्रिक से लेकर बाकी इस पे होगी, उसके कारण पब्लिक को कितना कंफर्ट्स मिलेगा, पोल्यूशन कितना कम होगा, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फायदे में आएगा, लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी। और इसलिए लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी लानी चाहिए और लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी कामों में, डेवलपमेंट में पैसा लगाने से लिक्विडिटी आएगी।
लिक्विडिटी के साथ परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर से ट्रेडिंग बिजनेस बढ़ेगा और उससे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आएगी और उसके कारण नए रोजगार मिलेंगे और गरीबी दूर होगी। और अब चलो गांवों के और जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उस गांव में जाएंगे। और मैं आपको पता होगा कि हमने गोबर से पेंट बनाया, इसी मैं रूम में बैठा हूं, यहाँ बाजू के दीवार पर गोबर से बना हुआ पेंट लगा हुआ है। और ये पेंट अभी हर गांव में एक पेंट इंडस्ट्री होगी जो मार्केट के किसी भी अच्छे पेंट से अच्छा है और जो कम से कम आधे प्राइस में है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक गांव में इंडस्ट्री होगी तो गांव में रोजगार होगा। तो मैं विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जो 88,000 करोड़ का है उसमें 80,000 करोड़ केवल खादी ग्रामोद्योग का है, वो 2 साल में 5 लाख करोड़ कर रहा हूं। तो क्या उससे गांवों में रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उसमें पर कैपिटा इनकम गांवों में नहीं बढ़ेगा? स्मार्ट शहर जैसे स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे? उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये योजना काम चैलेंजिंग है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। ये करके हम दिखाएंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आखिरी सवाल है सर, एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा हुआ। कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि 15,000 करोड़ रुपए का आज आपने जो ऐलान किया वो पर एमएसएमई 2,500 रुपए के हिसाब से बैठता है। तो ये केवल झुंझुना है एमएसएमई के लिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछले राहत पैकेज में उनको कह दिया गया था कि लोन ले लो अगर जीना चाहते हो तो। इसको कैसे समझाएंगे उनको? देखो अभी इसको क्या कहे, इसको अज्ञान कहे कि अनपढ़ता कहे, आपको मालूम है ये 15,000 करोड़ नहीं, एमएसएमई ये हमारा बजट जो योजना के लिए होता है। हम बैंकों से 3-3 लाख करोड़ 5-5 लाख करोड़ फाइनेंस कर रहे कर्जे में। हम उसमें अगर ये फंड ऑफ फंड हमने अगर 10,000 करोड़ दिया रखा है कैपिटल मार्केट में जाने के लिए एमएसएमई को, तो हम 15% दे रहे, बाकी कैपिटल मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज से खड़ा होगा। और ये इस प्रकार का हिसाब करने वाला तो मैं तो क्या बोलूं, अनपढ़ भी है और एक प्रकार की ये तो मूर्खता है ऐसी बात करना। हमारा ये बजट का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। पूरे भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक है, सिडबी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो 6.5 करोड़ एमएसएमई को फाइनेंस कर रही है। अभी छोटे छोटे टपरी वाले छोटे लोग हैं उनके लिए हमने योजना बनाई, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग विलेज कमीशन फाइनेंस कर रहा है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर के क्लस्टर्स बन रहे हैं, ये सोलर चरखे के क्लस्टर बन रहे हैं। वो पैसा बजट से थोड़े जाता है, वो केवल 10% या इंसेंटिव जाता है, बाकी सब बैंकों से जाता है। तो ये पूरी योजना जो है ये हास्यास्पद है। आज आप कहिए कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में 16 लाख करोड़ किसानों के लिए है, जो डेयरी और फिशरीज के लिए है, तो ये क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट में आएंगे क्या? ये ऐसा हिसाब, तो ये हास्यास्पद बात है। देखो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और जिनकी राजनीतिक दुकानदारी संकट में है, वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा के कारण ऐसे गैर जिम्मेदार बातें करते हैं और जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी आज तक पर आने के लिए और दर्शकों को बजट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि क्यों यह बजट भविष्य के विजन का बजट है। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगले 2 साल में और फिर अगले 5 साल में इसके नतीजे बजट की योजनाओं के आपको दिखने लगेंगे।